जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज के बारे में। पिछले क्लास में आपको हमने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब हमने शुरू किया था तो बीच में हमने आपको लास्ट जो टॉपिक था उसमें आपको हमने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में अगर जाता है तो उसका एनर्जी क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर में हम लाते हैं, कहीं से भी आप हायर से लोअर में लाइए या लोअर से हायर में ले जाइए, तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी का डिफरेंस अगर आप मान लीजिए नज़दीक के घर में हैं और दूर के घर में जाते हैं, तो जैसे जैसे आप दूर के घर में जाते हैं उसका एनर्जी का जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करते चला जाता है। और जैसे ही आप नज़दीक में जाते हैं वैसे एनर्जी का लेवल जो होता है वो घटते जाता है। माने आप अगर गौर किए होंगे तो आपका जो फार्मूला था एनर्जी का वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर आया था। दरअसल यही फार्मूला है, वही फार्मूला को यहाँ पर माने जो बड़ा रूप में है उसमें कांस्टेंट का वैल्यू अभी पुट नहीं किया, वैसा रूप में देखोगे तो आप ऐसे लिखते हैं ये फार्मूला को। ठीक ना। हम इस फार्मूला को ऐसे रख रखे हैं, बाद में जाकर के इसका फिर से तब्दील हम इसी रूप में कर लेंगे। ठीक ना। आपने ये जो फार्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो तो एन का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चलो वैसे वैसे एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। अब कहेगा ऐसे कैसे, यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो घटना चाहिए। दरअसल ये वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में जो वैल्यू होता है अगर ज़्यादा से डिवाइड करते तो जितना छोटा वैल्यू होगा उतना बड़ा उसको माना जाएगा माइनस में, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाइएगा वैसे वैसे आपको एनर्जी का लेवल क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हायर से अगर लोअर में आप आइएगा तो आपका एनर्जी का जो लेवल होगा वो घटता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम लोग हायर से लोअर या लोअर से हायर ऑर्बिट में जब हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, तो जरा देखिएगा हिसाब, माने ये बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि अगर आप हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लाते हैं, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी था उसको आप कम एनर्जी वाले स्टेट में लेकर के आ रहे हैं, ज्यादा एनर्जी वाला को कम एनर्जी वाले स्टेट में लेकर के आप आ रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा से कम वाला में लाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि कम वाला में उसको कम ही एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, जैसे कि मान लीजिए हम आपको ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो इस वाले घर में उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, हालांकि पॉजिटिव में नहीं होता है, निगेटिव में होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर लेटर सपोज कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये वाला घर में, और ये वाला घर में इलेक्ट्रॉन को जो है घूमने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ लाइएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा है और इसमें जरूरत कितना का है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो है ये बाहर रिलीज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी क्या करेगा, ये बाहर रिलीज कर देगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो रिलीज होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। आप याद कीजिए उसी को आप फोटोन के रूप में जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। और उस एनर्जी का जो फार्मूला जैसे होता है तो वो एनर्जी का फार्मूला आप एच न्यू के बराबर ये पढ़े होंगे, यही फार्मूला होता है एनर्जी का, जो फोटोन एनर्जी इससे बाहर निकलता है। तो ये जो एनर्जी निकलता है उसका भी एक डिस्क्रीट लाइन बन जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में जो है लाइन बन जाता है, और वो जो लाइन बन जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज उसको बोलते हैं। ठीक ना। एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे उसी का स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि आप लोग प्रिज्म में देखते हैं ना कि प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है। कुछ उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि एनर्जी जो है ना वो अलग अलग रेंज में एनर्जी जो है लेकर के बैठेगा, और अलग अलग एनर्जी का जो रेंज होता है उसी को स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर हम लोग नाम देंगे। और विशेष तौर पे खास करके अलग अलग जो उसका रेंज होगा उसका नाम जो होगा अलग अलग नाम दिया जाएगा, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। ये आप लोग हमारे ख्याल से 11th क्लास में भी सुने होंगे, पढ़े होंगे बढ़िया से, सुने क्या होंगे, पढ़े होंगे बढ़िया से। तो वही चीज को हमको रिपीट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, यहां से हमें सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो आपने पढ़ा है, इस फार्मूला का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर में उछालना चाहते हैं। तो उसके बाद जब एक घर से दूसरे घर में उछालेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगा वो एनर्जी कितना रिलीज होगा वो निकालना चाहते हैं।
तो जब इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर में आप उछालना चाहते हैं तो उसके पास जो नेट एनर्जी होगा वो नेट एनर्जी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आप इसको लाइए, तो इन दोनों को घटा दीजिए, जो आपका एनर्जी आएगा वही नेट एनर्जी होगा या वही एनर्जी बाहर रिलीज होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम हायर एनर्जी का वैल्यू निकालना चाहते हैं और मान लेते हैं कि हायर एनर्जी का जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम n2 मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, और लोअर ऑर्बिट जो है उसको हम लोग n1 मान लेते हैं। एक को n2 मान लेते हैं, एक को n1 मान लेते हैं, वैसे कुछ भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो अब ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर, तो यही फार्मूला अप्लाई कीजिए, माइनस इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ मान लेना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है। आगे जाकर के हम इसका प्रयोग करेंगे, माइनस एम ई का पावर 4 अपॉन ये जो आपका होता है 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एन के जगह पर यही बात तो यहाँ पर हम बोल रहे थे n2 का स्क्वायर मान लो, माने हायर ऑर्बिट को 2 मान लो और लोअर ऑर्बिट को 1 मान लेना, ठीक ना। तो एक तो आपका ये जो है फार्मूला हो गया, हायर एनर्जी लेवल, हायर स्टेट में जो एनर्जी होगा, हायर ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा वो एनर्जी का फार्मूला ये हो गया। अच्छा, अब लोअर ऑर्बिट में अगर निकालना है तो सेम फार्मूला लगाओ, माइनस में एम ई का पावर 4 अपॉन फिर से यहाँ से 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, और ये जो n है इस n के जगह पे आप n1 का स्क्वायर कर दो, h कर दो। तो ये आपका जो फार्मूला आया किसके लिए आया, ये लोअर ऑर्बिट के लिए आया। ये दोनों वैल्यू को उठा करके इस पे रख देना है और घटा देना है, जो आएगा वही हमारा एनर्जी का फार्मूला होगा। और इसी से हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का वेवलेंथ का फार्मूला निकालेंगे। बात समझ रहे हो, वही चीज हम आपको आगे जाकर के निकाल करके दिखाने वाले हैं। तो यहां से आप क्या कीजिए, आगे इस वैल्यू को उठा करके रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पर जब ये डाटा को उठा करके रखिएगा तो देखो क्या बनेगा, जो एनर्जी का वैल्यू आएगा उसमें आपका माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 n2 का स्क्वायर इंटू एच माइनस, और इसका माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 n1 का स्क्वायर इंटू एच, यही होगा। देख लो आप यहाँ से जो हमारा, अच्छा एच स्क्वायर होगा, थोड़ा सा इसको हम ध्यान रखेंगे, एच स्क्वायर होगा, स्क्वायर छोड़ दिए हम, और ई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर भी होगा, ये भी छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस डाटा को उठा करके रख दीजिए, ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। अब जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से ये सारा डाटा जो है कॉमन हो जाएगा, केवल n1 और n2 को छोड़ के, बाकी सब कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एम ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, इसको कॉमन करते हैं, और -1/n2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, ये हम करते हैं। इसको हम बदल सकते हैं ऐसे, तो E बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एम ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, इसको पलट दो तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमको चाहिए वेवलेंथ, एनर्जी नहीं चाहिए। तो चूंकि आपको अभी हमने बताया था कि E बराबर एक फार्मूला होता है एच न्यू, यही जो निकलेगा ये फोटोन के रूप में ऊर्जा निकलेगा, एच न्यू के रूप में भी लिख सकते हो, और इसको आप याद कीजिए तो एच सी बट्टा लेमडा के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, जो कि आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको ये बात पढ़ाया गया था। तो यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, एनर्जी का ये वाला फार्मूला। तो वेवलेंथ निकालने के लिए ये फार्मूला लगाइएगा एच सी बट्टा लेमडा, और जो बाहर है उसको तो बाहर आप लिख लो एम ई का पावर 4 अपॉन ये जो आएगा 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, और इधर जो बचेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इसको आप वैसे ही रहने दो। हमको लेमडा चाहिए तो 1/लेमडा ही सही यहाँ पर रहने दो, बाकी को इधर फेंक दो। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एम ई का पावर 4 अपॉन ये नीचे आएगा
8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, और ये सी भी आएगा इसके साथ, एच स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई होकर के एच का पावर 3 बना लेगा, और ये आपका 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये बनेगा। तो ये लेमडा का हमारा जो है वैल्यू आ गया। अच्छा, अगर गौर कीजिएगा आप तो आपको पता चलेगा ये टोटल का टोटल डाटा जो है क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट डाटा होता है ना, इस कांस्टेंट डाटा को बोलते हैं रिडवर्क कांस्टेंट। ये जो होता है इसको बोलते हैं रिडवर्क कांस्टेंट, इसको RH से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू फिक्स होता है, जो आप रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू इसका फिक्स होता है। हम वो डाटा डायरेक्ट आपके सामने यहां पर रख देते हैं, ठीक है, ये रहेगा। और ये जो डाटा है वो आपके लिए फिक्स रहेगा, ठीक ना। तो ये जो आपका 1 जो लेमडा है इसको वेव नंबर बोलते हैं। वैसे ये जो 1 लेमडा है इसको वेव नंबर बोलते हैं, लेकिन वेव लेंथ निकालने के लिए हमारे लिए सबसे सुटेबल फॉर्मूला है। वेयर आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि RH जो होता है इसको लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग नियतांक, नियतांक। नियतांक, और इसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷, और ये पर मीटर आएगा, प्रति मीटर जो है ऐसा यूनिट में इसका जो वैल्यू आएगा वो यही रहेगा जो आपको याद रखना है। तो ये जो है स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर में जब हम डालते हैं, जब वो जंप करेगा तो याद रखिएगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों केस में हमारा जो लाइट या फिर फोटोन उसको बोल दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, उस रूप में जो एनर्जी बाहर निकलेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उस एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इसी की वजह से अलग अलग वेवलेंथ का जो पूरा का पूरा लाइन बनता है उसी को स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का अलग अलग नाम होता है, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ऐसे करके, ठीक ना। तो पहला काम आपको ये करना है कि ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, अपने नोट्स में इसको शामिल कर लेना है और इसको ध्यान में रखना है। एक तो ये रहा पेज, दूसरा पेज आपका ये रहा, इसको भी आपको नोट कर लेना है और इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जो है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, उसको हम समझते हैं, ये ठीक है। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाओगे आप तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी इनफाइनाइट के या एक नंबर पहला जो घर है उससे पहले कोई भी घर ले लो, इनफाइनाइट से ही ले लो, इनफाइनाइट से पहला घर में आ जाए, उसके बाद का पहला घर में आ जाए, कहीं से भी पहला घर में जब इलेक्ट्रॉन जंप करे ना, इनफाइनाइट से पहला घर में जब इलेक्ट्रॉन जंप करे तो याद रखिएगा इसमें जितना भी नंबर ऑफ लाइन बनेगा, जैसे इनफाइनाइट से आया, फिर आप देख लो तो दूसरा मिनिमम जो आएगा वो कहां से आएगा, दूसरा से पहला में आएगा। इनफाइनाइट से पहला घर में जब आपका ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जंप करने के बाद उसमें से जो एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी का वेवलेंथ का जो एक सीरीज बनेगा, उस पूरे सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। लेकिन याद रखिएगा लाइमन सीरीज का निर्माण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से या उस 1 नंबर जो ऑर्बिट है उससे पहले कोई भी ऑर्बिट से उछल करके कहां पर आवेगा, माने एनी हायर एनर्जी स्टेट से पहला घर में जब आवे तो इससे जो सीरीज बनता है इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। एनी हायर ऑर्बिट से, जो भी हायर ऑर्बिट है उससे पहला घर में जब आता है तो उसका जो एक पूरा लाइन का सीरीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ये नाम है, याद रखिएगा ये नाम है। उसी प्रकार से किसी भी हायर ऑर्बिट से दूसरा घर में जब आए और उसमें जो तरंग दैर्घ्य का वेवलेंथ का जो पूरा सीरीज बनेगा उसको बोलेंगे बामर सीरीज। उसी प्रकार से किसी भी हायर ऑर्बिट से तीसरा घर में आकर के जब ये सीरीज बनाएगा तो इसको बोलेंगे पाश्चन सीरीज। उसी प्रकार से इनफाइनाइट या किसी भी ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से चौथा घर में आकर के समाप्त हो तो इससे बनेगा जो सीरीज उसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। और पांचवा घर में जो बनाएगा, लास्ट पांचवा, अगर इनफाइनाइट से पांचवा घर में आकर के जब सीरीज बनाएगा तो उसको बोलेंगे फुंड सीरीज।
माने इसमें पी साइलेंट है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर 5 सीरीज देख रहे हैं। वैसे एक सीरीज जो है हेम्प्री सीरीज भी लोग माने पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मूल रूप से 5 सीरीज है जो आपको पूरा अच्छा से तैयार करके रखना है। तो कैसे, क्या क्या बातें हैं जो आपको तैयार रखना है? पहले तो आपको ये नंबर ऑफ ऑर्बिट देख लो, माने हम जो है यहाँ पर ले जाएंगे तो पूरा का पूरा जो इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और पहला ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो कितना होगा, एन का वैल्यू 1 रख करके निकाल लेना, 2 रख के निकाल लेना, 3 रख करके, ऐसे करके आप रख सकते हो। तो किसी भी एनर्जी स्टेट से, इनफाइनाइट से लेकर के माने आपका जो लोअर हाइयर ऑर्बिट जितना भी होगा, जिस ऑर्बिट में हमको लाना है, जैसे लाइमन सीरीज जो था पहला ऑर्बिट में लाना है, इलेक्ट्रॉन अगर पहला ऑर्बिट में आवे, अपना से ऊपर जितना भी हाइयर है वहां से पहला घर में जब आए तो इसके पूरे सीरीज को लाइमन बोलेंगे। इनफाइनाइट से सेकंड में आवे बामर बोलेंगे, इनफाइनाइट से थर्ड में आवे पास्चन बोलेंगे, इनफाइनाइट से फोर्थ में आवे ब्रैकेट बोलेंगे, इनफाइनाइट से फिफ्थ में आवेगा तो फुंड सीरीज बोलेंगे। तो ये आपका जो है एनर्जी लेवल डायग्राम है, जो एनर्जी लेवल डायग्राम आपके माइंड मैप में होना चाहिए। तो पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको तैयार रखना। अब एक एक करके लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सीरीज अपने पास है वो सीरीज है लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहिए इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में। इनफाइनाइट बोले तो यहां पर याद रखना एनी हायर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसको उछल के आना है कहां पे, पहला ऑर्बिट में। जब ऐसा बनाए तब जाकर के लाइमन सीरीज बनेगा, नहीं तो लाइमन सीरीज नहीं बनेगा, याद रखना है। अच्छा, अब आपसे इसमें क्या होता है ना कि कैलकुलेशन करवा लेता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए लाइमन सीरीज में कितना होगा और मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा। तो एक का निकालने का प्रक्रिया आपको सिखा देते हैं, बाकियों का हम मिनिमम मैक्सिमम केवल वैल्यू रख देंगे और आप लोग निकालने का प्रक्रिया सीख लेना। देखो वैसे क्या होगा ना कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, और वैसे भी याद रखने के लिए जो है उतना डाटा कौन बैठ करके याद करेगा। तो वहां पर परीक्षा हॉल में आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत कम समय में कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे तो याद भी कर सकता है अगर करना हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये निकालने का प्रक्रिया सीख लोगे ना तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से कहां में, फर्स्ट ऑर्बिट में। हम सबसे पहले इसका जो है एक बात याद रखना, यहां पर आप गौर करना। तो इस सीरीज में आप इनफाइनाइट से एक बार आते हैं पहला ऑर्बिट में और एक बार दूसरा से पहला में, बाकी सब इसके बीच में है। तो इनफाइनाइट माने बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल आपका वहां पर होगा। इनफाइनाइट में अगर आप जाइएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होगा, और यहां पर आइएगा तो बहुत कम एनर्जी लेवल होगा। तो डिफरेंस जो होगा एनर्जी का बहुत ज्यादा होगा, और एनर्जी का वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। इसीलिए इनफाइनाइट से जब आप पहला ऑर्बिट में आइएगा तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, और दूसरा घर से जब पहला घर में आइएगा तो आपको मिनिमम एनर्जी मिलेगा, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मिलेगा। तो इसमें आपसे वही पूछ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ कितना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए आपको दूसरा घर से पहला घर में उछल के आना पड़ेगा, यानी n2 का मान 2 लेना पड़ेगा, n1 का मान 1 लेना पड़ेगा, तभी तो हमको ये मैक्सिमम वेवलेंथ देगा। वेवलेंथ की बात करें और वेवलेंथ ही पूछता है। तो आप क्या कीजिए, ये जो फार्मूला आप अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, ये जो फार्मूला आप पढ़े थे, इसी फार्मूला का आप अप्लीकेशन कीजिए, प्रयोग कीजिए। इसमें n2 n1 का वैल्यू आप उठा के रखिए इस तरह से, और जब रखिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये मैक्सिमम वेवलेंथ का फार्मूला जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसका जो है नोट्स बनाते चलना। कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस आप देख लो, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। अगर आप उस वैल्यू को भूल गए, स्वाभाविक बात है ये वैल्यू हमेशा याद रहेगा नहीं, तो उस वैल्यू को आप निकाल लेना इस तरीका से। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सीख लो और इस तरह से निकाल लेना। अभी अधिकतम आया, अभी क्या है कि इसका मिनिमम भी निकालना है हमें। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखो मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनफाइनाइट से 1 वाले ऑर्बिट में लाना है, क्योंकि लाइमन सीरीज है तो हमेशा n1 का मान 1 ही रहेगा। लेकिन आप जो ले रहे हैं n2, वो एक बार 2 लिए थे और एक बार इनफाइनाइट लेंगे। 2 लिए थे तो मैक्सिमम वेवलेंथ दिया, और इनफाइनाइट लेंगे तो मिनिमम देगा। तो मिनिमम निकालने के लिए इनफाइनाइट से 1 ऑर्बिट में लाओ, ये डाटा रख दो, सॉल्व करो तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। इसी को सॉल्व करो तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। और याद रखिएगा जो आपका ये पूरा का पूरा जो सीरीज होता है लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज
जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो माने ये सीरीज देख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अगर आप देखिएगा ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर ये आपको दिखाई देगा अल्ट्रावायलेट रीजन में, यानी कि परावैंगनी क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उस परावैंगनी क्षेत्र के बीच में आपको दिखेगा लाइमन सीरीज, माने उसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो उसी के बीच में आता है। याद रखिएगा इस बात को, वही चीज यहां पर हम लिखे। और ये जरूर याद रखना, आपसे पूछेगा कि बताइए लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में लाई करता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अल्ट्रावायलेट रीजन यानी परावैंगनी क्षेत्र में। तो एक ये पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब अगला जो हमारा है वो है बामर सीरीज। दूसरा जो सीरीज है वो क्या है, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से सेकंड ऑर्बिट में। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से सेकंड ऑर्बिट में, मतलब सेकंड ऑर्बिट से ऊपर जितना भी है, दैट मींस सेकंड ऑर्बिट से ऊपर जितना भी हायर ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा, जब उसमें जंप करेगा, तो याद रखिएगा उसका जो एक लाइन बनेगा, सीरीज लाइन बनेगा वेवलेंथ का, उसको हम लोग नाम देते हैं बामर सीरीज। याद रखिएगा उसको नाम देते हैं बामर सीरीज। और बामर सीरीज का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फिर बोलेगा, तो मैक्सिमम निकालोगे तो एक बात तो तय है कि उसको उछाल के लाना है दूसरा घर में कहीं से भी, तो तीसरा से दूसरा में लाओगे तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ देगा। याद कीजिए हम मैक्सिमम निकालने के लिए कहे थे कि नजदीक वाला दो ऑर्बिट के बीच का जो आएगा वेवलेंथ वो मैक्सिमम आएगा, और सबसे ज्यादा दूर वाला जो आएगा वो मिनिमम आएगा। तो 3 से 2 में अगर उछालोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा, जो कि ये निकलेगा। निकाल के आप देख लेना वैल्यू रख करके वही फॉर्मूला पे, लेमडा बराबर फॉर्मूला पे। और मिनिमम निकालोगे तो इनफाइनाइट से आपको 2 में लाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर बामर सीरीज है तो आपको N1 का मान हमेशा 2 लेना है। न्यूनतम और अधिकतम निकालने के लिए एक बार 3 और एक बार इनफाइनाइट लेना है, क्योंकि इसका जो बगल का जो ऑर्बिट होगा ठीक इससे ऊपर वाला वो 3 होगा, और इससे बहुत ज्यादा ऊपर वाला इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट से 2 में लाओगे तो जो वेवलेंथ देगा आपको वो मिनिमम होगा, और 3 से 2 में जो वेवलेंथ देगा वो मैक्सिमम होगा। और इसका जो सीरीज है बामर सीरीज, ये लाई करता है विजुअल रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आप पढ़े थे तो उसमें याद कीजिए माइक्रोवेव, रेडियो वेव ऐसे करके सब आया था। सबका एक अपना रीजन होता है, एक अपना क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में याद रखिएगा जो विजुअल रीजन का जो वेवलेंथ होता है उसके रेंज में आपको ये दोनों पाया मिलेगा। ये दोनों जो है उसी के बीच में पाया जाता है नॉर्मली, ठीक ना, उसके मने आसपास ही ये पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा बताइए बामर श्रेणी, बामर सीरीज किस क्षेत्र में पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्या जवाब होगा, विजुअल रीजन में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर याद रखना, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी आपके नोट्स में होना चाहिए। ये सब चीज जो है आपको याद रख लेना है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद बामर सीरीज हो गया। बामर सीरीज के बाद जो आपका बचेगा वो है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, तो पाश्चन सीरीज का कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से थर्ड ऑर्बिट में, इनफाइनाइट से थर्ड ऑर्बिट में, माने थर्ड ऑर्बिट से ऊपर जितना भी हायर ऑर्बिट है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th इनफाइनाइट, माने थर्ड से ऊपर में जितना भी ऑर्बिट है वहां से जब तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूदेगा, जंप करेगा, तो याद रखिएगा उसका जो एक वेवलेंथ का सीरीज बनेगा, उस वेवलेंथ के सीरीज को, श्रेणी को हम लोग नाम देंगे क्या चीज, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन सीरीज, इसी का नाम देंगे हम लोग, ठीक है। पाश्चन नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, जितना भी आप पढ़े हो लगभग सब वैज्ञानिक का ही नाम है। बामर हो गया, ब्रैकेट हो गया, आगे जाकर के भी आप देखोगे। तो पाश्चन सीरीज का कहानी समझ गए। अब इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ पूछेगा, तो देखो अल्टीमेटली लाना थर्ड ऑर्बिट में, तो N1 का मान, N1 का मान तो थर्ड आपको ले लेना है। अच्छा, अधिकतम निकालने के लिए थर्ड से एक ज्यादा ऑर्बिट से आपको इलेक्ट्रॉन को उछाल के लाना है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ दे देगा। तो 4 से 3 में अगर लाओगे, यानी 4th ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन को उछालोगे तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ देगा, और वो मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू ये होगा 18,872 एंगस्ट्रॉम, ये आएगा। और न्यूनतम निकालोगे तो इनफाइनाइट से 3 में लाओ, तो इसका आपका आएगा 8256 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा आपका पाश्चन सीरीज का न्यूनतम वेवलेंथ। कैलकुलेट आप कर लेना, वैसे हम डाटा लिख दिए हैं, बाद में जाकर के मिलाने में आपको सुविधा होगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आप कर लेना जैसा कि हम पहला का कैलकुलेट करके आपको दिखा दिए।
है ना। अच्छा, अब पाश्चन सीरीज जो है ये किस क्षेत्र में लाई करेगा, किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो याद रखिएगा ये इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र में पाया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो था, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम था, अगर आपको ध्यान हो तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कई क्षेत्र हुआ करता था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऐसे करके कई क्षेत्र हुआ करता था। उसमें आपका एक इंफ्रारेड रीजन भी होता है। तो पाश्चन सीरीज जो है ना वो अवरक्त क्षेत्र यानी इंफ्रारेड रीजन में ही पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब जो है पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये जो पॉइंट है इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आप इसको अपने नोट्स में पहले आप इसको शामिल कर लो। अब अगला जो है वो है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां से, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से फोर्थ ऑर्बिट में। ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से फोर्थ ऑर्बिट में, या फोर्थ ऑर्बिट से जितना भी ऊपर हायर ऑर्बिट होगा उस हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बनेगा, वेवलेंथ का जो सीरीज बनेगा, उस सीरीज का नाम होगा ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो इनफाइनाइट से फोर्थ में। तो अब फिर से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। एक बात तो तय हो गया, फोर्थ में लाना है, यानी कि हमको n1 का मान जो है फोर्थ ले लेना है। और चूंकि हमको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम जो होता है फोर्थ से एक पहले, फिफ्थ। और ई तो तुम्हारा जो होगा n2 का मान इनफाइनाइट, अगर मिनिमम चाहिए तो जब ये डाटा रख करके आप वो लेमडा वाला फार्मूला से सॉल्व करोगे तो ये आपको मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू निकल जाएगा 40,774 एंगस्ट्रॉम, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और मिनिमम जब निकालोगे तो आपका मिलेगा 14,678 एंगस्ट्रॉम, ये आपका देखने को मिल जाएगा। और याद रखिएगा ब्रैकेट सीरीज जो होता है ना, इसका भी वैल्यू जो होता है ना इंफ्रारेड रीजन में ही पाया जाता है। थोड़ा देखो, इंफ्रारेड रीजन का रेंज जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो शुरुआती दौर में जो आप देखे उसमें पाया गया आपका, इससे पहले वाला जो था पाश्चन सीरीज है ना, उसके रीजन में पाया गया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना तो उसी में थोड़ा सा आगे, यानी उसी के थोड़ा सा आगे इंफ्रारेड रीजन में ही आपको मिल जाएगा ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज जो है अलग कोई क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, बल्कि उसी में पाया जाता है जिसमें आपका पाश्चन सीरीज पाया जाता था, समझे। तो इंफ्रारेड रीजन में ये भी पाया जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका याद रखना, ये सब डाटा जो डाटा है ना ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा। तो ये सब चीज जो है आपको तैयार रख लेना है। और एक लास्ट जो आपका बच गया है वो है फुंड सीरीज, जो सबसे लास्ट में जो आपका एक सीरीज बचा हुआ है, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं फुंड सीरीज। ये सीरीज आपका लास्ट है। देखिए फुंड सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से फिफ्थ, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को आना है, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को आना है, लेकिन किसी भी ऑर्बिट से, यानी अपने फिफ्थ ऑर्बिट से ऊपर जितना भी ऑर्बिट होगा उसमें से कोई भी ऑर्बिट से वहां से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा तो उसके पूरा का पूरा स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का नाम हम लोग देंगे क्या चीज, फुंड सीरीज उसका नाम देंगे। और इसका भी आपको फिर वेवलेंथ निकालने के लिए कहा जाएगा, बताइए इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो इसका वेवलेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए एक तो तय है कि आपका n1 का मान फिफ्थ होगा, लेकिन 5 से एक पहले 6 नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब उछलेगा तो उसका जो भी वेवलेंथ बनेगा वो मैक्सिमम होगा। और इनफाइनाइट से फिफ्थ में जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन उछलेगा ऑर्बिट में, तो उसका जो सीरीज बनेगा उसको हम उसका जो वेवलेंथ बनेगा वो मिनिमम होगा 22,935 और ये 75,062 एंगस्ट्रॉम। तो मैक्सिमम मिनिमम ये दोनों जो है ना वो फार्मूला से निकालना होता है हमेशा, जो फार्मूला हम आपको सबसे शुरू में बताए थे। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज के लिए जो फार्मूला आप लिखे थे उस फार्मूला से ये तमाम चीजें जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा बात है जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये भी पाया जाता है इंफ्रारेड रीजन में ही। ये जो आपका फुंड सीरीज है इसमें याद रखना पी साइलेंट है। फुंड सीरीज जो होता है ये फुंड सीरीज भी पाया जाता है आपका इंफ्रारेड रीजन में ही। तो कुल मिलाकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखिएगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में आपको इससे ज्यादा चीजें पढ़ना है, लेकिन आपका जो 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स का सिलेबस, उस फिजिक्स के सिलेबस में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस इतना ही बात आप ध्यान में रखिए, आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितना भी क्वेश्चन वगैरह जो होता है वो तमाम तरह के क्वेश्चन आपका बन जाएगा। खास करके ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये तमाम चीजें अगर आप देख लो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक पेज है जिसका आपको नोट्स पहले बना लेना है।
तो इतना जो है रिवीजन करने में भी आपको सुविधा होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमने आपको शुरू में ही बताया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम माने न्यूक्लियर फिजिक्स को शुरू कर लेंगे। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। और आपका जो एक और जो चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी आपका बड़ा है। लेकिन आपका ज़्यादा टाइम हम कंजम्पशन नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड पर जो है सारा चीज़ें तो आ ही जाता है, तो पहले से वो चीज़ें रहेगा, तो कम समय में उसको हम बता देंगे, जो कि बाद में जाकर के आपको रिवाइज करने में भी सुविधा देगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम बता देंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है एनसीईआरटी उसको साइड कर दिया है, पता नहीं उससे पूछेगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम देखे थे कि कुछ क्वेश्चन जो है हटाने के बावजूद भी क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। तो हम क्या करेंगे उसको बता देंगे और आप लोग को भी उसको पढ़ लेना है, ठीक ना। बाकी चीजें देखा जाएगा, पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उसकी समझ जो है बेसिक समझ आपको आ जाएगा, और बहुत छोटा सा चैप्टर है इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू कर लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा है तो स्वाभाविक बात है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि माने 6-7 क्लास आपका खींच देंगे। उसी में जो होगा, चूंकि अधिकतर चीजें तो आपके बोर्ड पर जो है वो पहले से लिखा रहता है, केवल उस बात को समझना है ना। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसका नोट्स बना करके आप रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।